तो नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। कैपेसिटेंस जो है मेटेलिक स्फीयर का निकालने वाले हैं हम लोग। पिछले वीडियो में जो है हम लोग कोई भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना सीखे थे। इस वीडियो में जो है हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर निकालेंगे। और हाँ, मेटेलिक स्फीयर जो होगा वो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड का मतलब अकेला होगा, ठीक है। उसकी वजह से जो है हम लोग कैपेसिटेंस देखने वाले हैं कितना होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर है इस तरह का, और इस मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस है सवाल में दिया हुआ वो हमारा आर दिया है, आर दिया है। अब मेटेलिक स्फीयर का जो रेडियस है हमारा सवाल में दिया हुआ है आर, ठीक है। अब इस पर मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है। चार्ज नहीं भी रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। लेट्स इस पे चार्ज क्यू है। पोटेंशियल मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पता होगा कि ये एक मेटेलिक स्फीयर है, और मेटेलिक स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरह से होती है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे, ठीक है। प्लस चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी जानते हैं हम लोग, हमको उसके बारे में अभी नहीं जानना। तो हमको पोटेंशियल पे जब बात करना है कि पोटेंशियल कितना होगा, तो इस मेटेलिक स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। अब आपको पता होगा कि ये जो मेटेलिक स्फीयर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जो मेटेलिक स्फीयर हम लोग ले रहे हैं इसका पोटेंशियल जो है के क्यू बाई आर है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे ऑफकोर्स इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जो कैपेसिटेंस होगा इस मेटेलिक स्फीयर का वो डिपेंड करेगा आसपास के मीडियम पे। लेट्स यहाँ पे जो मीडियम है वो यहाँ पर हम एयर लिए, ठीक है, और सेप साइज ज्योमेट्री पर। तो अगर हम कैपेसिटेंस लिखें इस मेटेलिक स्फीयर का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको बताए थे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस मेटेलिक स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल डिफरेंस एक मान लेते हैं कि स्फीयर इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा, तो लिखेंगे कि के क्यू बाई आर माइनस जीरो। तो कैपेसिटेंस आ जाएगी मेरे पास कितना, क्यू बाई के क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और कैपेसिटेंस जो है हमारे पास वो आ जाएगा मेरे पास कितना, आर बाई के, ये आ जाएगा। कैपेसिटेंस आ जाएगा आर बाई के। अगर आसपास के मीडियम जो है हमारा एयर हुआ, इफ़ सराउंडिंग मीडियम, इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर, अगर इस मेटेलिक स्फीयर के जो चारों तरफ का जो मीडियम है अगर हम एयर लेते हैं, तो एयर के केस में आपको पता होगा कि के का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा R बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस आ जाएगी मेरे पास 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेकिन आसपास के अगर इस मीडियम जो है हमारा जो स्फीयर है, इस स्फीयर के आसपास का जो मीडियम है मेटेलिक स्फीयर, उसका आसपास का मीडियम जो है वो क्या हुआ, कोई एयर के अलावा कोई और मीडियम हुआ, तो क्या होगा, एफ सराउंडिंग मीडियम इज़ नॉट एयर। अगर एयर होता तो एयर के केस में आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। लेकिन आसपास के सराउंडिंग मीडियम अगर एयर नहीं हुआ, मीडियम इज़ नॉट एयर, तो उस केस में एप्सिलॉन आर जो है 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो उस केस में कैपेसिटेंस जो है क्या होगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, इंटू कैपिटल आर। सर आप ऐसे कैसे लिख दिए, अच्छा देखिए इसको हम निकाल देते हैं एक बार, देखिएगा यहाँ पे कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है क्यू बाई भी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी की जगह पे लिखिएगा के क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा आर बाई के। अब के जगह पे क्या लिखिएगा,
के जगह आप लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पे आपको पता होगा कि एप्सिलॉन की जगह पे क्या होता है। एप्सिलॉन की जगह पे आपको बढ़िया से पता होगा कि एप्सिलॉन जो होता है हमारा, उसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, सी इज इक्वल टू, कोई मीडियम में है, मीडियम के अंदर, ये कोई मीडियम के अंदर है, तो मीडियम के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4π एप्सिलॉन इंटू आर, या 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 1। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो जो कोई भी मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, एयर से ज़्यादा ही होगी। क्लियर हुआ? ये होता है हमारा कैपेसिटेंस। तो आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस में एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दिख रहा होगा कि जो कैपेसिटेंस का आंसर आया सी के अंदर 4 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन आर है, वो आर है। 4 और पाई तो कांस्टेंट है हमारा, 4 और पाई तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर के लिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब बताइए कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि मीडियम कौन सा है, और आर आपका होता है क्या, शेप साइज ज्योमेट्री, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। आर क्या है हमारा, आर है हमारा रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, आर है हमारा रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर। जो मेटेलिक स्फीयर हम लिए हैं आइसोलेटेड, उसका रेडियस है। तो ध्यान से देखिए कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, उसके शेप साइज ज्योमेट्री पे और उसके मीडियम पे, ना कि चार्ज और भी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि कोई भी मेटेलिक स्फीयर हो, उसका कैपेसिटेंस, कोई भी कंडक्टर हो या कोई भी चीज़ हो, उसका कैपेसिटेंस जो है कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा इस तरह का कि यहाँ पर एक इस तरह का एक स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर है। रेडियस सवाल में दिया हुआ है इसका आर, का वैल्यू दिया है 2 मीटर, और इस पे जो चार्ज है उस मेटेलिक स्फीयर पे, इस मेटेलिक स्फीयर पे जो चार्ज दिया हुआ है वो 2 मिली कूलम दिया हुआ है। सवाल है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हैं। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर। आप लोग बोलिएगा बहुत आसान है, इसका हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है और कुछ मीडियम बाहर नहीं दिया रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि सराउंडिंग मीडियम जो है आपका वो एयर है। क्या है हमारा सराउंडिंग मीडियम जो है हमारा क्या है, एयर है। तो आसपास का मीडियम को आप मान सकते हैं कि क्या है हमारा, एयर है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस अगर निकालना है हमको, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताए थे, C इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एयर के लिए। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट कितना होगा वैल्यू, तो आपको पहले से ही पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, तो क्या 4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 1/9 × 10⁻9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1/9 × 10⁻9 इंटू आर कितना है 2। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2/9 इंटू 10⁻⁻9। तो C इज इक्वल टू 2/9। अब इसको हम नैनो फैराड लिख देंगे। ठीक है, 10⁻⁻9 को हम कैपेसिटेंस का यूनिट पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, फैराड होता है। तो 10⁻⁻9 फैराड को हम लोग नैनो फैराड बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा नैनो फैराड। बहुत कम है, बहुत कम, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल मतलब 2 मीटर के रेडियस का अगर हम एक स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर लें, उसका कैपेसिटेंस निकालें, तो ऑफकोर्स उसका कैपेसिटेंस जो है 2/9 नैनो फैराड आएगा। एक काम करते हैं,
अर्थ का जो है हम निकाल के देखते हैं कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। सवाल है कि यहाँ पर एक हमारा अर्थ है, यहाँ पर हमारा एक अर्थ है, देखिए कि यहाँ पर हमारा एक अर्थ है इस तरह का, एक मिनट, ऐसे ये हमारा अर्थ है। ये हमारा अर्थ है और अर्थ का जो रेडियस सवाल में दिया हुआ है वो आर ही है। आपको पहले से ही पता है रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर ये होता है। सवाल है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालो, ये सवाल है हमारा। तो अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बस वही हम उसको जो सॉलिड स्फीयर है उसको हम क्या मान लिए हैं, एक मेटेलिक स्फीयर को अर्थ मान लिए, ठीक है। अर्थ ही इतना बड़ा है मान लीजिए, तो उसका कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिएगा कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 अभी तुरंत बताए थे, इंटू आर, आर है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ और उसका वैल्यू कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 6.64 इंटू 10 टू द पावर कितना 6। C इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, पॉइंट हटेगा तो आएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पे आएगा /10, एक जीरो से एक जीरो कट गया 5 बार में, और ये हो जाएगा -4, तो 64/9 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड। एक काम करते हैं 64/9 करते हैं तो कितना होगा, तो C इज इक्वल टू शायद 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 711 माइक्रो फैराड आएगा। बताइए 711 माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड माने 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर में, 10 के पावर -6 के ऑर्डर में फैराड, बहुत कम है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो अगर हमको कैपेसिटेंस बनाना है तो स्फेरिकल कैपेसिटर का स्फेरिकल अगर हमको मेटल कोई भी चार्ज को स्टोर करना है तो हम मेटेलिक में जो है चूज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हमको अगर हम अर्थ इतना बड़ा जो है अगर हम कोई मेटेलिक स्फीयर ले रहे हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है बहुत कम आ रही है और उसका वैल्यू आ रहा है कितना 711 माइक्रो फैराड, जो 10 टू द पावर -6 फैराड के ऑर्डर में है, बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम है। तो अगर हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया जो है बढ़िया से बढ़िया चार्ज स्टोर करके रख पाए तो मेटेलिक जो है मेटेलिक स्फीयर उतना बढ़िया मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है ना। तो आगे चल के हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट जो है उसके लिए हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन मेटेलिक कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन मेटेलिक स्फीयर लिख लीजिए, मेटेलिक स्फीयर नहीं मेटेलिक कंडक्टर लिख लीजिए, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, बढ़िया समझिएगा इसको, ठीक है, या इसको आप सेल्फ एनर्जी भी बोल सकते हैं, सेल्फ एनर्जी, ठीक है, एक तरह का सेल्फ एनर्जी है। कैसे, अभी आपको बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई कंडक्टर है इस तरह का, ऐसे कोई हमारा यहाँ पे कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडक्टर है। अभी हमारा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के कारण जो है कुछ एनर्जी स्टोर रहेगा, उसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलते थे।
पिछले वाले चैप्टर में हम सेल्फ एनर्जी जो है हम आप सबको निकालना सिखाए हैं कि एक स्फीयर का जो होलो स्फीयर होता था उसका जो सेल्फ एनर्जी होता था KQ²/2R होता था, और एक सॉलिड स्फीयर होता था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से जो सेल्फ एनर्जी आती थी वो 3/5 KQ²/R होता था। तो इसके बारे में पहले हम पढ़ा चुके हैं। अगर कोई नहीं भी पढ़ा है तो पिछले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो में जाके देख सकता है। तो यहाँ पर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमको निकालना है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि इस कंडक्टर में एनर्जी स्टोर कहाँ पर होगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम पढ़ाए थे आपको कि कंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो सारा का सारा एनर्जी जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। तो कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, तो ऑफकोर्स एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, ऑफकोर्स इसके जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है उसी के अंदर होगा। समझ में आया? ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ऐसे, उसी के अंदर जो है हमारा एनर्जी स्टोर रहेगा, और यही हमको एनर्जी इसमें निकालना है कि एनर्जी कितना होगा। ठीक है, ये एनर्जी हमको निकालना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी कितना स्टोर है, ये हमको निकालना है। निकाल देंगे, सब बढ़िया से समझिएगा एकदम। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर पे शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। शुरुआत में कोई चार्ज जो है कंडक्टर पे नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं सारा का सारा चार्ज इन्फिनिटी पे है, क्यू चार्ज। हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ से चार्ज निकालेंगे इस क्यू से, अंदर से क्यू, और इस क्यू चार्ज को खुद जो है हम इस क्यू चार्ज को लाकर यहाँ पर रखेंगे। ऐसे कुछ थोड़ा मोटा चार्ज ला के रख देंगे, ऐसे कुछ ला के रख देंगे। इस कंडक्टर की कुछ कैपेसिटेंस भी होगी, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस सवाल में दी हुई है। लेट्स सी कितना दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ पर Q ला के यहाँ पर रख देते हैं, चार्ज मान लीजिए इस पर Q आ गया, तो इसकी कैपेसिटेंस, इसकी पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पर जब चार्ज Q आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, तो आप लोग बोलिएगा कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q/V। तो पोटेंशियल हो जाएगी Q/C, पोटेंशियल हो जाएगी Q/C। तो अगर हम Q चार्ज को लाएंगे तो हमको जो पोटेंशियल इस मेटेलिक स्फीयर का होगा वो कितना होगा, Q/C। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस Q के अंदर से एक छोटा सा चार्ज निकालेंगे dQ, बहुत छोटा सा स्मॉल चार्ज। और अब छोटा सा चार्ज dQ निकालेंगे और हम dQ चार्ज को उठा के जाके यहाँ पर इस मेटेलिक स्फीयर पे ला के हम रखेंगे। एक बात बताइए कि अगर हम dQ चार्ज को इस मेटेलिक स्फीयर पे ला के रखेंगे तो इस dQ चार्ज को कौन रिपेल करेगा, यहाँ पे ला के रखेंगे तब। तो आप लोग बोलिएगा dQ चार्ज को रिपेल करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जैसे ही dQ चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा तो dQ चार्ज पे इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको रिपेल करके बाहर फेंकने का प्रयास करेगा। लेकिन हम ज़बरदस्ती जो है इस चार्ज को यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तभी ना कैपेसिटेंस आएगी। कैपेसिटेंस का मतलब कोई कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रख पाता है। तो अगर हम चार्ज को इस पर रखना चाहते हैं, इस पर अगर मेटेलिक स्फीयर पे, तो हम क्या करेंगे कि dQ चार्ज को इस पर स्फीयर पे ला के रखेंगे, लेकिन हमको खुद एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और हमको पता है कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं तो उस सिस्टम में एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, बल्कि उस सिस्टम में जो है स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हम जो वर्क डन कर रहे हैं वही एनर्जी जो है, जो हमारा वर्क डन जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ, इस सिस्टम में कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर तो है नहीं, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और वही एनर्जी जो है क्या कहलाता है, सेल्फ एनर्जी कहलाता है। तो हम एक काम करना चाहते हैं कि सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए ये जो क्यू चार्ज है इन्फिनिटी पे, उस सारा चार्ज को अगर इस कंडक्टर पे लाने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द ऑल एनर्जी स्टोर इन द सराउंडिंग फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर। मतलब ये जो कंडक्टर है जिसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अंदर क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, बल्कि बर्बाद नहीं होगा। और वो जो एनर्जी होगा ऑफकोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही स्टोर होगा। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर होगा निकालने के लिए, तो एक काम करते हैं, हम छोटा सा चार्ज dQ को यहाँ से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा ये हम देख लेते हैं। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो देख लेते हैं। वो जो वर्क डन होगा वही एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बताइए कि Q चार्ज को लाने में पोटेंशियल का वर्क डन करना पड़ता है Q/C। तो एक छोटा सा चार्ज dQ को लाने में छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dQ
इनटू इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है Q/C, पोटेंशियल Q/C। एक छोटा सा वक्डन करना पड़ेगा, छोटा सा वक्डन dW। आपको तो पूरा वक्डन चाहिए, पूरा Q चार्ज को उठा के यहाँ पे ला के रखना है। पूरा वक्डन चाहिए तो आपको पूरा वक्डन निकालने के लिए dW प्लस dW प्लस dW प्लस dW ऐसे जोड़ते जाइए। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो ऑफकोर्स आपको पूरा वक्डन निकालना है तो आप पूरा को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। पूरा वक्डन को इंटीग्रेट कर दीजिए। dW है कितना, dW है आपका Q/C इंटू dQ। यही है आपका Q/C इंटू dQ। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था तो कोई वक्डन नहीं करना पड़ रहा था। टोटल चार्ज हमको कितना लाना है, Q लाना है, तो जीरो से लेके हम Q तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो वक्डन इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू dQ। Q का पावर 1 है तो पावर में एक जोड़ेंगे तो Q²/2। C तो पहले से है ही है, जीरो से लेके Q तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो वक्डन आएगा मेरे पास वो आ जाएगा वक्डन इक्वल टू Q²/2C। और यही जो है हमारा सेल्फ एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, इतना एनर्जी जो है स्टोर रहेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस बाहर वाला जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो है स्टोर हो जाएगा कितना, Q²/2C। मतलब बर्बाद नहीं होगा हमारा एनर्जी, इस मेटल के स्टोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कितना, Q²/2C। इसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इसी फार्मूला को हम लोग Q²/2C को अलग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा रहेगा कि W इक्वल टू है हमारा पास कितना, Q²/2C, दिस इज द सेल्फ एनर्जी, ऐसे भी लिखा रहेगा। और U इज इक्वल टू Q²/2। C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C की जगह पे आप Q/V लिख सकते हैं। तो Q से Q कट जाएगा और क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/2 इंटू Q इंटू V, ऐसे भी आ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू V, Q की जगह पे C भी लिख सकते हैं, CB इंटू V। C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर CB लिख सकते हैं आप। तो CB लिखिएगा तो हो जाएगा 1/2 CB²। तो जो भी फार्मूला आपको याद करना है कोई एक याद कर लीजिएगा। U बराबर Q²/2C बराबर 1/2 इंटू Q इंटू V बराबर 1/2 इंटू C इंटू V²। ठीक है, ये सारा का सारा फार्मूला जो है आपको याद करना है, या कोई भी एक याद कर लीजिएगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है हम कोई भी कंडक्टर के अंदर जो है कितना एनर्जी स्टोर होता है उसको हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, वो निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस दिया रहे तो। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। जैसे एक सवाल करते हैं इस पर। सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक इस तरह का, ये हमारा कंडक्टर है, हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे चार्ज जो है वो 2 मिली कूलम दिया हुआ है। कंडक्टर पे जो चार्ज है वो 2 मिली कूलम दिया है और इसकी पोटेंशियल जो है सवाल में दी हुई है 2.5 वोल्ट्स। 2.5 वोल्ट्स सवाल में दी हुई है। सवाल है फाइंड पहला सवाल कैपेसिटेंस फाइंड करो और दूसरा सवाल सेल्फ एनर्जी फाइंड करो। ये सवाल है। आप लोग बोलिए बहुत आसान सवाल पूछ दिए सर। कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस इक्वल टू फार्मूला आता है Q/V। Q कितना है, आप लोग बोलिएगा 2 मिली कूलम अपॉन V कितना है 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 20/25 मिली कूलम अपॉन वोल्ट होगा मिली फैराड। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 मिली फैराड। ये आ गया मेरे पास कैपेसिटेंस। एनर्जी निकालना है तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या था, आप लोग बोलिएगा 1/2 इंटू CP² था सर, Q²/2C था सर, या 1/2 इंटू Q इंटू V था। जो आपको फॉर्मूला लगाने का शौक रहे उस पर लगा दीजिए। तो U इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q इंटू V पे लगाते हैं। तो 1/2 Q कितना है, आप लोग बोलिएगा Q है हमारा 2 मिली कूलम इंटू V कितना है, तो V है आपका 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आएगा 10, 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 2.5 मिलीजूल। 2.5 मिलीजूल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 2.5 मिलीजूल। चलिए तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल नहीं है, टॉपिक है।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो ये वाला टॉपिक जो है हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार और हम थोड़ा बढ़िया से रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर चैप्टर में इसको पढ़ा चुके होंगे। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक दो ठो इस तरह का, एक हमारा एक कंडक्टर है और एक और हमारा इस तरह का कंडक्टर है, ठीक है। ऐसे दो ठो हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे जो चार्ज दिया हुआ है सवाल में, वो कंडक्टर को इस चार्ज कंडक्टर पे Q1 दिया हुआ है और पोटेंशियल V1 दी हुई है। इस कंडक्टर पे चार्ज दिया है Q2, पोटेंशियल दी हुई है V2। इसका कैपेसिटेंस लिखना है तो C1 बराबर क्या होगा, आप लोग बोलिएगा C1 बराबर होगा सर Q1 इंटू V1। नहीं Q1 सॉरी उल्टा लिख दिए। C1 बराबर आपको लिखना है तो C1 बराबर लिखेंगे Q1 बाई V1, या Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू V1। उसी तरह इसकी कैपेसिटेंस लेट C2 है तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 इंटू V2। अब हम क्या करते हैं कि इस मेटेलिक कंडक्टर को एक ऐसे एक कंडक्टिंग वायर के माध्यम से जो है इसे जोड़ देते हैं। ऐसे कंडक्टिंग वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा ऐसे, और ऐसे हम किसी वायर से जोड़ देते हैं। ऐसे कंडक्टिंग वायर से रेजिस्टेंस R है मान लीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे और शुरुआत में जो है ये V1 जो है V2 से बड़ा है, मतलब इसकी पोटेंशियल जो है इस वाले मेटेलिक A कंडक्टर B, तो कंडक्टर A की जो पोटेंशियल है B से क्या है ज़्यादा है। अगर A कंडक्टर की पोटेंशियल B से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी A टू B इस तरह से। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि T=0 पे जब हम स्विच को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे सर्किट को, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर की तरफ आएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर से उठ के इधर की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ चार्ज कम होगा, इसके अंदर चार्ज बढ़ेगा। इसके अंदर कुछ चार्ज कम होगा, इसके अंदर कुछ चार्ज बढ़ेगा, माने कुछ इस तरह से आसपास जो है चार्जेस शेयरिंग होने लगेंगे। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो ज़रूर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, और कोई रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट फ्लो होता है तो आपको पता है कि उसके अंदर से क्या निकलता है, हीट निकलता है, ठीक है, हीट निकलता है। उसका पावर भी आप बता सकते हैं I² R। ये हीट भी हम निकाल लेंगे कितना होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है उठ के इधर की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे आपको पता चले गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सबको इलेक्ट्रिक फील्ड घसीटेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस जो है इधर से उधर जाने लगेंगे, और चार्जेस इधर से उधर तब तक जाते रहेंगे। इसकी पोटेंशियल हाई थी, इसकी पोटेंशियल लो थी, तो चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन आ के जो है इसके चार्जेस को कम करेंगे, ठीक है, इसके चार्जेस घटाएंगे तो इसकी पोटेंशियल कम होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो ऑफकोर्स पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब इसकी पोटेंशियल घटेगी, इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। इस वाले A कंडक्टर जो है उसकी पोटेंशियल घटेगी और ये जो B कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। तो इसका पोटेंशियल जो है लगातार घटेगा और इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ेगा, और घटते बढ़ते जो है एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा स्लाइटली जो है इलेक्ट्रॉन को खींचना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींचना बंद हो जाएगा तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर बंद हो जाएगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा तो हीट निकलना जो है रजिस्टर से बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि चार्जेस जो है तब तक इधर उधर फ्लो होते जाएंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कुछ समय के बाद सिचुएशन क्या आएगा समझिएगा यहाँ पे कि यही हमारा कंडक्टर था ऐसे, और यही हमारा कंडक्टर था ऐसे। कुछ समय के बाद क्या होगा कि इसके चार्ज होंगे वो कुछ मान लेते हैं घट के Q1 हो गया, और इसके चार्ज जो है कुछ घट बढ़ के Q2 हो गया। हमको नहीं पता, चार्जेज इधर उधर शेयरिंग हुए होंगे, घट बढ़ के ऐसे Q2 हो गया। इसकी पोटेंशियल भी V हो जाएगी, इसकी भी पोटेंशियल V हो जाएगी, और पोटेंशियल V होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस वायर के अंदर।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई करंट नहीं आएगा। बस यहाँ पर आ जाएगा स्टेडी स्टेट। अब समझने का यहाँ पे बढ़िया से, यहाँ पे कि इस पे Q1 कितना होगा, तो कैपेसिटेंस C1 था तो C1 इंटू वी, इस पे Q2 कितना होगा तो C2 इंटू वी। समझ में आया, चार्ज इंटू C2 इंटू वी। अब यहाँ पे बात है कि Q1 Q2 ये सब क्या होता है, V का वैल्यू क्या होगा। दिस V इज़ कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, दिस V इज़ कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। समझ में आया, कॉमन पोटेंशियल, दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कॉमन पोटेंशियल निकालें तो कैसे निकालेंगे, चार्जेस दोनों जो कंडक्टर पे आया वो निकालें, कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि पूरा आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा 2 कंडक्टर ही है पूरा सिस्टम में, तो शुरुआत में जो चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। तो शुरुआत में चार्ज कितना है, तो आप लोग बोलिएगा शुरुआत में चार्ज जो है वो है आपका Q1 प्लस Q2 दोनों कंडक्टर पे, बराबर फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। तो ये हो गया हमारा Q1 प्लस Q2। अब बताइए Q1 प्लस Q2 ये था C1V1 प्लस C2V2 बराबर Q1 कितना लिखिएगा, तो Q1 लिखिएगा आप C1V प्लस C2V। तो यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 बराबर V कॉमन लीजिएगा तो आएगा C1 प्लस C2। तो आपके पास कॉमन जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया C1V1 प्लस C2V2 बाई कितना, C1 प्लस C2। तो अगर दो कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं तो फाइनल जो उसकी पोटेंशियल होगी वो कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। और ये आपको फॉर्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है। अगर कोई बोल दे कि ईच कंडक्टर पे चार्ज बताओ, तो ईच कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, तो हो जाएगा मेरे पास C1V, V की जगह पे लिखेंगे C1 प्लस C2, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, तो हर कंडक्टर पे चार्ज भी आप बता सकते हैं चार्ज कितना होगा। तो दिस इज़ द Q1 बराबर C1 इंटू वी, C1 V की जगह पे लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा Q1 का वैल्यू। ठीक है। और अगर Q2 निकालना चाहते हैं तो Q2 इज इक्वल टू C2V, तो C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V की जगह पे C1V1 और प्लस C2V2। ये आ गया मेरे पास Q2। तो ये था हमारा कंडक्टर पे चार्ज फाइनली। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल में हम पूछते हैं कि अगर शुरुआत में एनर्जी जो है पूरा कैपेसिटर का वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जब उसको मेटेलिक वायर से नहीं जोड़े होंगे तो सेल्फ एनर्जी इसका होगा Q²/2C1 और इसका भी Q2²/2C2। लेकिन बाद में क्या हुआ होगा कि बाद में जैसे ही हम इसको जोड़े होंगे तार से तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ड्रिफ्ट हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होंगे तो एक इफेक्टिवली करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर, करंट फ्लो होगा। रजिस्टर के अंदर अगर कोई करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर से हीट लॉस होता है। तो इसका मतलब है कि फाइनल जो पोटेंशियल दोनों का इक्वल हुआ है वो हमको पता है, लेकिन एनर्जी जो है फाइनल और इनिशियल बराबर नहीं होगा, कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाएगा इसके रूप में, किसके रूप में, हीट के रूप में। ठीक है। क्या वो हीट लॉस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हीट लॉस कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हीट लॉस निकालने का बहुत फार्मूला है। हीट लॉस निकालने का फार्मूला था हीट लॉस इक्वल टू H इक्वल टू फार्मूला था, एक छोटा सा करंट लिखिए, छोटा सा टाइम dt में, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ, टाइम 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। या एक काम कीजिए, ऐसे निकालना तो करंट और टाइम के बीच में तो कोई रिलेशन हमको पता ही नहीं है, तो कैसे इंटीग्रेट करें। तो एक काम कीजिए, इसको हम लॉजिकली भी हम बता सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जो है ज़्यादा होगा और फाइनल एनर्जी कम होगा। तो इनिशियल में से जो फाइनल घटाएंगे वही लॉस के रूप में क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यू इनिशियल में से यू फाइनल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अच्छा, यू इनिशियल है कितना, आप लोग बोलिएगा हीट लॉस को ΔH लिखिए सर आप। यू इनिशियल था दोनों कंडक्टर पे 1/2 Q²/2C लिखिए या CV² लिखिए, किसी चीज़ है तो C1 इंटू V1² प्लस 1/2 इंटू C2 इंटू V2²। इस शुरुआत में दोनों के पास एनर्जी था। फाइनल क्या हुआ, फाइनल एनर्जी हो गया कि 1/2 C1 इंटू V² प्लस 1/2 कैपेसिटेंस C2 इंटू V²। सर आप कैपेसिटेंस चेंज नहीं किए, क्यों, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा क्या,
अरे नहीं, कंडक्टर वही है सर, कंडक्टर वही है, आसपास के सराउंडिंग मीडियम वही है, शेप साइज ज्योमेट्री वही है, तो ऐसे थोड़ी ना है कि उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तुम लोग बोलेगा सर चार्ज तो चेंज हो गया, पोटेंशियल तो चेंज हो गया। नहीं नहीं, चार्ज और पोटेंशियल चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं थोड़ा सा इसको, तो कैसे सॉल्व करें देखें। तो डेल्टा एच बराबर 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर और माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, B की जगह पे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हमको रिजल्ट याद है, आपको भी याद कर लेना है, सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो उसका आंसर आएगा 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है, तो ये रिजल्ट आपको याद करना है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, आगे चलते हैं। इस पर एक सवाल करते हैं कंडक्टर पे, शेयरिंग ऑफ चार्ज पे। सवाल क्या है हमारा कि दो ठो कंडक्टर है हमारा इस तरह का, एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर ए है हमारा। ठीक है, दो ठो कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे जो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो हमारा दिया हुआ है सवाल में 2 माइक्रोफैराड, और इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है C2 वो दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, और इसको हम एक मेटेलिक वायर से ऐसे जोड़ दिए हैं। ठीक है ना, अभी t=0 पे, t=0 पे इसको हम स्विच को क्लोज कर दिए, स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड। और इसकी जो पोटेंशियल है सवाल में, इसका जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ था 10 वोल्ट, 10 मिली वोल्ट लिख लें, 10 वोल्ट लिख लीजिए। और इसकी जो पोटेंशियल है वो दी हुई है 5 वोल्ट। सवाल है पहला, फाइनल पोटेंशियल ऑफ इच कंडक्टर, सॉरी किस पे लिखा गया, इच कंडक्टर। ये हमारा कंडक्टर है, लेट्स दिस इज कंडक्टर है हमारा। फाइनल पोटेंशियल ऑफ इच कंडक्टर। दूसरा सवाल है फाइनल चार्ज ऑन इच कंडक्टर। और तीसरा सवाल है हीट लॉस इन द सिस्टम में कितना हीट लॉस हुआ ये आपको निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको, आसान सवाल है, बढ़िया समझिएगा। बताना है कि फाइनल चार्ज जो है, इस फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं, V बराबर क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है, आप लोग बोलिएगा C1 है सर 2 माइक्रोफैराड इंटू V1 10 वोल्ट प्लस C2 कितना है, C2 है आपका 3 माइक्रोफैराड इंटू V2 5 वोल्ट बाई C1 प्लस C2, तो 2 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 दूना 20 और 15, 20 और 15 कितना हो गया 35 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट बाई 5 माइक्रोफैराड कैंसिल है, 5 से 7 बार में कैंसिल, तो क्या बन गया हमारा 7 वोल्ट। तो दोनों का पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा। 7 वोल्ट कैसे होगा, इसकी पोटेंशियल घटेगी, इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, घटते बढ़ते तब तक घटते बढ़ते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल 7 वोल्ट ना हो जाए। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल 7 वोल्ट हो जाएगा फाइनली, तो चार्ज का आदान प्रदान हो जाएगा बंद। तो फाइनल चार्ज हो जाएगा इस पर Q1, और सॉरी इस पर चार्ज हो जाएगा कितना Q1, और इस पर फाइनल चार्ज हो जाएगा Q2। तो Q1 Q2 निकालना है तो Q1 निकाल सकते हैं आराम से, C1 इंटू V। C1 है 2 माइक्रोफैराड इंटू V है 7, तो 7 दूना 7 वोल्ट इंटू फैराड कूलम होता है, तो 14 माइक्रो कूलम। ठीक है,
उसी तरह Q2 भी निकाल सकते हैं, C2 इंटू V। C2 कितना है, C2 है आपका 5 माइक्रोफराड इंटू V कितना है 7 वोल्ट। वोल्ट इंटू फराड कितना होता है, कूलम होता है, तो 5 होता है 35 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस तरह से चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर एक ही सवाल है कि हीट लॉस बताइए, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है हीट लॉस बताइए। हीट लॉस निकालना है हमको अगर सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एच निकालेंगे। डेल्टा एच मतलब इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल एनर्जी कैसे निकालिएगा, तो 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर, तो +1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर, यही ना करेंगे। अच्छा, आप लोग बोलिएगा, देखिए C1 इंटू V1 स्क्वायर, तो 1/2 C1 2 डेल्टा एच 2 माइक्रोफराड इंटू V1 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 कितना है, C2 है 3 माइक्रोफराड इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 है 2 माइक्रोफराड इंटू 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1/2 C2 3 माइक्रोफराड इंटू 49। तो यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा और डेल्टा एच आ जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ पे 100 और 100 माइक्रोजूल प्लस 1/2 5 5 जा 25 3 जा 75/2 माइक्रोजूल, माइक्रो में क्योंकि माइक्रोफराड में है, माइनस इसको कट कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो 49 और 2 से 49 कितना हो जाएगा ये, तीन 3/2 और 2/2 5/2 इंटू 5/2 इंटू 49 5/2 इंटू 49। ठीक है, ये माइक्रोजूल, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, जूल में नहीं माइक्रोजूल में आंसर आएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर देते हैं। डेल्टा एच बराबर हो जाएगा 275/2 माइक्रोजूल माइनस 9 245 हो जाएगा ये, 245/2 माइक्रोजूल। घटाइए तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3 और /2 मतलब 15 माइक्रोजूल या आया। ठीक है, इतना एनर्जी लॉस हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि सर आप तो इसका फॉर्मूला भी बताए थे हीट लॉस का, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक में कुछ हो रहा होगा। C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा एच बराबर 1/2 C1 C2, तो 2 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा 3/5 इंटू 5 का स्क्वायर, 1 5 से 1 5 कैंसिल। अभी तो कट ना गया था, ये तो कट गया था, तो ये क्यों लिखे थे, तो कितना हो गया 5 से 5 बची 15 माइक्रोजूल। तो आंसर हमारा सही है। ठीक है, चलिए ये था हमारा किसका, कोई भी कंडक्टर का जो है वो कैपेसिटेंस निकालने का हम तरीका बता दिए कि शेयरिंग ऑफ चार्ज भी पढ़ा दिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल सा कैपेसिटर है एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 2 ठो कंडक्टर जो है पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक कंडक्टर है और यहाँ पर एक कंडक्टर है, अब बहुत ही नज़दीक में प्लेस्ड है, ये ए और एक बी, ये दो, इसकी पोटेंशियल भी ए और इसकी पोटेंशियल बी बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर भी अगर भी से बड़ा है, ठीक है, इस पर चार्ज है प्लस में, इस पर चार्ज है माइनस में, तो अगर 2 ठो प्लेट जो है 2 ठो कंडक्टर वो अगर ऐसे पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज़ नॉन एज योर कैपेसिटर। ठीक है, तो जब 2 ठो मेटेलिक प्लेट जो है वो बहुत ही नज़दीक में पड़े हो रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर।
और इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस लिखेंगे अगर इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, तो जो कैपेसिटेंस होगी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेंगे, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर कि इफ़ टू metallic conductors are placed very near to each other, then this arrangement is called कैपेसिटर। क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा C, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है ना। ये जो है हमारा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। तो अगर दो ठो मेटेलिक कंडक्टर जो है वो अगर पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, मेटेलिक प्लेस्ड पैरेलली, यहाँ पे पैरेलली होना चाहिए, ठीक है ना, वेरी नियर टू ईच अदर, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इसको हम बोल देंगे क्या है, कैपेसिटर है। और यही कैपेसिटर के अंदर क्या एनर्जी स्टोर होकर रखेगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगा, एनर्जी स्टोर, ठीक है, एनर्जी स्टोर रहेगा किसके अंदर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर, कैपेसिटर पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे कोई हमारा कंडक्टर है और इस पर एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज है आपका 10 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है आपका -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये हमारा है, इसकी पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है और इसकी पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट दी हुई है, ठीक है, ऐसे। तो बताना है कि ये जो अरेंजमेंट है हमारा इस कैपेसिटर का, हमको कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होगा, ऐसे इस तरह का सवाल है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करो। आप लोग बोलिए बहुत आसान है सर, कैपेसिटेंस इक्वल टू फार्मूला बताएं आप, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप लोग बोलिए 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट कीजिएगा, तो 10 माइक्रोकूलम अपॉन 5 वोल्ट, 5 से 2 बार में, तो कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रो फैराड। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितना होगा, 2 माइक्रो फैराड होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए कि दो ठो कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर दो ठो बोल रहे हैं, दो ठो पैरेलल प्लेट है वैसे पड़ा हुआ है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। इसकी पोटेंशियल भी है और इसकी पोटेंशियल भी। ऑफकोर्स इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से क्या होगा, लोअर होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है कुछ एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी हमको निकालनी है। तो एनर्जी हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। एनर्जी कैपेसिटेंस अगर C इक्वल टू क्या लिखेगा, Q बाई बी ए माइनस बी बी, तो C बाई डेल्टा बी। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा, एनर्जी का फॉर्मूला पहले ही पढ़ा चुके हैं, C इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे B नहीं है, डेल्टा बी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको चेंजिंग करके लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा, C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1/2 C इंटू डेल्टा बी का स्क्वायर, बस, ठीक है। या U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू डेल्टा बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। Q इंटू भी था वहाँ पे, यहाँ पे डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। वहाँ पे आइसोलेटेड कंडक्टर था, यहाँ पे दो गो है, तो यहाँ पे भी माइनस बी लिखना पड़ेगा। और उसी तरह U इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, 2C। तो जो भी आपको फॉर्मूला याद करने का मन करे वो याद कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के याद कीजिएगा बी ए माइनस बी बी, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है, इसके बगल में एक और कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एक सवाल करते हैं, सवाल है हमारा इस तरह का कि ये हमारा एक
पैरेलल एक कैपेसिटर है ऐसे ऐसे, ये 2 ठो कंडक्टर है हमारा, ऐसे बहुत ही नज़दीक में पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है और इसका चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है। सॉरी, इसका चार्ज जो है -10 माइक्रोकूलम है। इसकी पोटेंशियल जो है वो 40 वोल्ट दी हुई है, इसकी पोटेंशियल -20 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। इसकी पोटेंशियल -20 वोल्ट दी हुई है। सवाल है फाइन पहला सी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा ऐसे। और दूसरा सवाल है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर निकालो। आप लोग बोलिएगा बहुत आसान है सर, एनर्जी स्टोर निकालना है फिर निकालना है तो निकाल देंगे सब। कैपेसिटेंस निकालिए तो C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा बी। क्यू कितना है आप लोग बोलिएगा 10 माइक्रोकूलम बाई डेल्टा बी है 40 माइनस 20 तो हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम वोल्ट में आएगा, कूलम बाई 60 या 10 हो जाएगा ऊपर, 10 बाई 60 वोल्ट। 1 0 से 1 0 कट गया। अब माइक्रोकूलम अपन वोल्ट माइक्रोफैराड कहलाएगा तो 1/6 माइक्रोफैराड, ये आंसर आ गया पहला का सवाल। दूसरा सवाल है एनर्जी स्टोर निकालो, बहुत आसान। एनर्जी स्टोर इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी का नहीं 1/2 इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी या 1/2 सी इंटू डेल्टा बी का स्क्वायर। तो 1/2 सी कितना है 1/6 माइक्रोफैराड इंटू डेल्टा बी क्या है हमारा, डेल्टा बी है हमारा 40, डेल्टा बी नहीं 60 है, 60 का स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 40 माइनस प्लस 20 हो जाएगा 60, तो हो जाएगा मेरे पास कितना 1/2 इंटू 1/6 इंटू माइक्रोफैराड माइक्रोजूल लिख देंगे लास्ट में, इंटू 3600 माइक्रोजूल, ठीक है। 6 से 600 बार में और 2 से 300 बार में, तो 300 माइक्रोजूल। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा ऑफकोर्स 300 माइक्रोजूल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है समझिएगा बढ़िया से। जैसे 2 ठो मेटेलिक प्लेट जो है पैरेलली वो ऐसे पड़े हुए हों, ठीक है, ऐसे 2 ठो मेटेलिक प्लेट्स इस तरह से, ऐसे 2 ठो मेटेलिक प्लेट जो है वैसे बहुत ही नज़दीक में पड़े हुए हो ऐसे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन लेट्स डी है, ठीक है। 2 ठो मेटेलिक प्लेट्स है, अपोजिट चार्जेज है इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। और ये दोनों पड़े हुए हैं अगर एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक, तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होता है दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे प्लेट्स प्लस से माइनस की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये एरिया ए है तो ये बहुत ही लार्ज मेटेलिक प्लेट्स है, तो यहाँ पर इफ़ 2 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अगर 2 ठो लार्ज मेटेलिक प्लेट जो है बहुत ही कम डिस्टेंस पे पड़े हुए होते हैं, मतलब उसका जो डिस्टेंस होता है डी का वैल्यू रूट ए से छोटा होता है, तो उस तरह के जो अरेंजमेंट होगा दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपको यहाँ पर देखना है तो अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम टॉप व्यू से देखें तो कुछ प्लेट आपको ऐसे दिखाई देगा। अब आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो बताए थे कि इस प्लेट पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज होता है क्यू 0 और इस पे चार्ज होता है प्लस क्यू।
इस पे अपोजिट फेसेस के चार्ज होते हैं, इस पे माइनस क्यू है, इस पे 0। ठीक है, ऐसे। अब बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा समथिंग लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग लाइक दिस। एरिया लेट्स, इसका सेपरेशन डी है प्लेट के कैपेसिटर के बीच में। अब बीच में मान लेते हैं कि कोई मीडियम नहीं है, लेट्स एयर है, कोई मीडियम नहीं है, मान लेते हैं कि इसके बीच में मीडियम में एयर है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P, और एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं Q, और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं R। Q पॉइंट पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, कितना, Q²/2A∁0। ठीक है, इस प्लस Q प्लेट के कारण Q पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगा, किधर होगा, इधर, Q² + 2A∁0। इक्वल अपोजिट है, कैंसिल, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो P पॉइंट पे प्लस प्लेट के ये जो प्लस Q है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, दिस विल बी Q² / 2A∁0। और इस माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, वो भी होगा कितना, Q² / 2A∁0। 2 से गुना कर दें तो अंदर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, Q² / A∁0। ठीक है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। तो अंदर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, Q² / A∁0 है। अगर हम इसका कैपेसिटेंस लिखना चाहते हैं तो दिस कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम हर जगह पे यूनिफॉर्म मांग सकते हैं, डेल्टा ई इंटू डी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू डी। ई कितना है, ई इंटू डी, तो सी इज इक्वल टू Q बाई ई। ई कितना है, Q, ई है हमारा Q² / A∁0, सॉरी Q² / A∁0 इंटू कितना, डी इंटू डी। ओ सॉरी, Q² नहीं होता है, Q होता है, वो गलती लिख रहे थे, यहाँ पे Q होता है। थोड़ा इरेजर का साइज छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे Q होता है, फोर्स आगे चल के हम पढ़ेंगे इस पर, Q² के रूप में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, यहाँ पे क्या होता है, Q होता है बस। चलिए लिखिए, तो Q से Q कट जाएगा और हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा A∁0/d, A∁0/d। तो इसकी जो कैपेसिटेंस आई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कितना आया, A∁0/d। अब आपको दिख रहा होगा कि दिस कैपेसिटेंस इट डिपेंड्स ऑन द ए क्या है, हमारा प्लेट का एरिया है, एप्सिलॉन मतलब मीडियम, जो हम बीच में जो मीडियम यूज करते हैं एयर, ओ, और डी। अगर एयर है तो देखिए 4 एयर के लिए हमारा कैपेसिटेंस आया ए। कोई और मीडियम होता, एनी मीडियम बीच में रहता, सराउंडिंग मीडियम बीच में कुछ और मीडियम रहता तो बीच में होता, सी इज इक्वल टू हो जाता ए, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन कितना, डी। ठीक है, इस तरह से। तो ए था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें आपको हम आज पढ़ा चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है किस पे, प्लेट के एरिया पे, डी पे। आपको दिख रहा होगा कि जितना ज़्यादा डी होगा आपको कैपेसिटेंस कम होगा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा बनाने के लिए हम जो है प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम रखे हैं, डी कम होने से कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, सी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि डी कम हुआ तो प्लेट बहुत ही नज़दीक होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगा आपको उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट का उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चार्ज स्टोर करने की क्षमता उतना ही ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसको उस कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं बढ़िया से, ठीक है ना। अगले वीडियो में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।